एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज। इससे पहले 50 जो टेस्ट सीरीज है वो अपनी आ चुकी है और आज की जो टेस्ट सीरीज है वो 51 है। इनके 50 वीडियो पहले डाल चुके हैं, 50 से ज़्यादा हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, और कोशिश है जब तक आपका ये पेपर है 16 तारीख को, मे बी बोल तो नहीं कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, लेकिन आप है ना अपनी तैयारी 16 के अकॉर्डिंग ही जारी रखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्लेन द मेन रीजन ऑफ रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट का मेन रीजन क्या है, ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की, एंड द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट क्यों लेता है और जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको क्या क्या एक फर्म जो है पे करती है। इसके साथ साथ आपको डिफरेंस बताना है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। ठीक है, और एक पार्ट हम इसमें कर चुके हैं पार्ट 1 में, अब ये पार्ट 2 है और दो ही पार्ट के अंदर हमने पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट कर ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज। तो इसमें क्या क्या दिया, सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि पार्टनर रिटायर होता है उसका क्या मतलब है। इट मीन्स ए पार्टनर लिविंग या सेपरेटिंग, यानी कि जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है या उससे दूर होता है तो उसको हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप, अगर एक पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म से अलग होता है तो उस कंडीशन में जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी कि ए बी सी, देखिएगा ए बी सी तीन पार्टनर है, ए अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो बाकी क्या बच गए सर, इसके बाद बचेंगे सर ए बी, यानी कि पहले ए बी सी थे अब ए बी बचा है। इसका मतलब जो ये पार्टनरशिप थी अब ये बंद हो गई है, खत्म हो गई है और नई पार्टनरशिप फिर बनती है रिटायरमेंट के टाइम। अब बात आता है सर क्या क्या ऐसे रीजन है जिसके कारण एक पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो पहला दिया गया है जी, जैसे हम एग्जांपल लेके चलेंगे ए और बी सी, ए बी सी का ही। ठीक है, पहला दिया गया क्या सर, मिसअंडरस्टैंडिंग विद द अदर पार्टनर, कि जब ए व्यक्ति की बी और सी से नहीं बनेगी तो ये रिटायरमेंट ले लेगा। दूसरा, इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ए का एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप्ट हो गया, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, उस कंडीशन में भी इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ सकती है। या ए पहले रहता था, मान लीजिए तीनों रहते थे पहले हिसार हरियाणा के अंदर, अब ये चले गए हैं दिल्ली। सर अप डाउन कर सकता है, अरे अप डाउन नहीं कर सकता, ये दिल्ली है ना, दूसरी साइड है, ये साउथ की तरफ है, साउथ दिल्ली में। तो इसने बोला कि परमानेंट एड्रेस चेंज हो जाए तब प्रॉब्लम आती है, या फिर ए का मन उठ जाए भाई। ठीक है, ये ओम शांति वाले में गया था और इसका जो मन है वो बोला कि नहीं, मेरे को अब पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं समाज सेवा ही करेंगे। तो ये क्या है, नो इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस है, अब उसका बिजनेस एक्टिविटी में कोई लेना देना नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए को जो ये एबीसी लिमिटेड इन्होंने बनाई थी, पार्टनरशिप बनाई थी, अब उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको मिल गई है तो वहाँ अब ये नासा जाना चाहता है व्यक्ति तो वहाँ पर मिल गई है। या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज या एडिशनल कैपिटल, कोई भी अदर रीजन हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण वो है खुद वॉलंटरी रूप से रिटायरमेंट ले सकता है। ये तो वॉलंटरी था, क्या था, वॉलंटरी। अब आता है सर, जब एक ऐसा भी हो सकता है ना सर, जब पार्टनर को हटाया जाए, बिल्कुल ऐसा भी होता है, कब, जब वो फ्रॉड करता है या इलीगल बिहेव करता है अदर पार्टनर के साथ, तब उसको हटाया भी जा सकता है। जैसे तैसे करके कहने का मतलब है कि उसने रिटायरमेंट ले ली। अब रिटायरमेंट ले ली तो उसको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो सर उसको जो मिलेगा, प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट का उसको जो क्रेडिट बैलेंस है जो उसके खाते में था वो देंगे। फर्म की गुडविल में जब वो जाएगा तो उसका हिस्सा देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, रिजर्व में हिस्सा देंगे, और उसके जाने के टाइम में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है या कोई नया पार्टनर आता है या किसी पार्टनर जाता है या किसी की डेथ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। क्या अकाउंट ओपन करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके ऊपर भी डिफरेंस आगे मैं करवाऊंगा रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन का, तो नो डाउट शांति रखी थोड़ी सी। तो एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ वो भी बांटना पड़ता है, लॉस होगा वही बटेगा नो डाउट। इसके अलावा उसको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट अगर कोई दे रखा है तो वो उसको मिलेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में उसका शेयर मिल जाएगा। फिर आता है जी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर आया था एडमिशन के टाइम में तब भी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, और जब कोई जाएगा तब भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए चला गया तो बी और सी की न्यू रेशियो बचेगी इस टाइप से, या बी चला गया तो ए और सी की बचेगी। आइए, इसके अंदर दो कंडीशन दे रखी है कि कैलकुलेशन न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब ये बोल दिया जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है सर, ठीक है, उनकी रेशियो सर 3:1 और बी चला गया, अब कौन चला गया, बी।
कुछ भी नहीं दे रखा, और तो ए और सी की जो बच गई रेशो, ए की ये थी, बी की ये थी और सी की, तो बी चला गया तो ए और सी बच गया, ए और सी की 2:1 है तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी 2:1 हो जाएगी, जब कुछ भी ना दे रखा हो। तो अगर कुछ दे रखा हो तो सर फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। मान लिया जैसे ए बी सी, अब बी चला गया था 2 3 1 के लिए, अब ये 3/3 2 5 रखे 3/6 है ना, बी का शेयर कितना 3/6। अब इस शेयर को कौन रखेंगे, इस शेयर को सर ए और सी रखेंगे फ्यूचर में, तो यही है थर्ड वन में। फिर आप किस रेशियो में रखेंगे ये उसके रिगार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आता जी गेनिंग रेशियो। क्या आता है गेनिंग रेशियो, याद रखना जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं ओल्ड पार्टनर के बिहाफ पर, और जब कोई पार्टनर जाता है तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड पार्टनर के बिहाफ पर। तो हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला ए बी सी, बी चला गया 3/6 के लिए, तो जो 3/6 का जो हिस्सा है ना, अब जो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो दोनों में बटेगा, ए और सी में। अब सी का बी का तो हिस्सा है ही नहीं, तो ए और सी जिस रेशियो के अंदर उस बी के हिस्से को अक्वायर करेंगे, खरीदेंगे, उसको हम गेनिंग रेशियो बोल देते हैं। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी हो और ना दे रखी हो, क्योंकि ओल्ड तो है ही पार्टनर, जब वो जाएगा, जैसे ए बी सी चला गया, जैसे सॉरी ए बी सी 3 दे रखे 2 3 1, अब बी चला गया, अब ए और सी की न्यू रेशियो गिवन हो भी सकती है, हो सकता है सर बराबर बराबर हो सकता है सर 2:1 हो सकता है 1:2 हो, कुछ भी हो सकता है होने को। तो ठीक है, अगर कुछ भी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी तो क्या करना, जैसे बी चला गया था तो बी का हिस्सा निकाल देंगे तो ए और सी का बच जाएगा, तो सिंपल मैथड। और सब जब अगर रेशियो दे रखी हो, जैसे इसने बोला ए बी सी 2 3 1 ये है, अब ए सी की न्यू रेशियो सर 1:1 होगी, ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। अब आपको निकालनी गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या है, GNO ऐसे आप याद रख सकते हो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग वाला क्या था, सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए सन SON, कहने का मतलब सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती है, और न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग निकलती है। याद रखने के लिए सैक्रिफाइसिंग को सन से याद कर लेंगे, इसको आप याद कर सकते हो GNO। ठीक है, UNO याद करते थे, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तब यू नहीं जी करना, बस GNO हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्मूला याद करने की थोड़ी सी ट्रिक लगा लो आप चाहिए। अब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है ये हमें करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो क्या होती है कि जब बी पार्टनर चला गया, ए और सी ने बी का हिस्सा जिस रेशियो में निकाला रखा है उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जैसे ए बी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, और सर डी पार्टनर और आ गया, तो ए बी सी को अपना हिस्सा प्रॉफिट में अगले साल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हिस्सा ए बी सी 3 बांटते थे वो चारों में बटेगा, तो डी के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को नए के चक्कर में, तो इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइम कब निकाला जाता है गेनिंग रेशियो, रिटायरमेंट के टाइम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन के टाइम। इफेक्ट ऑन द पार्टनरशिप ऑफ द प्रॉफिट, जब कोई पार्टनर जाएगा, जैसे बी चला गया तो रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यू पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और एडमिशन का टाइम कम होता है सर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल काउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल काउंट, ये एंट्री हो जाएगी, यानी कि एज कैपिटल काउंट डेबिट, सीज कैपिटल काउंट डेबिट और टू बीज कैपिटल काउंट डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी सर। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट डेबिट डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर डी आया था ना, डीज कैपिटल काउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ए बी सी, ये आप किस में करेंगे सर, ये सैक्रिफाइस वाले में करेंगे एंट्री बस। ठीक है, बस क्या याद रखना है, जब कोई पार्टनर जाएगा तो उसको क्रेडिट करना है, और जब कोई पार्टनर आ रहा है तो उसके खाते को डेबिट करना है, बस इतना याद रख लेना। जाने वाले को कुछ दे के जाते ना, दुआएं तो देंगे उसको, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड, तो है आपका किस चीज़ का फॉर्मूला, ये याद अभी करो, GNO करवा था सर आपने, GNO। ठीक है, ये सर ये आपने सन करवा था, ऐसा लगाना पड़ेगा सामने, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया गया है, व्हाट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की डेथ के बारे में बताइए सर, कैसे मर गया बेचारा, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जब पार्टनर की डिजीज पार्टनर जिसकी डेथ होती है उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसको कुछ तो देंगे ना, बोलते हैं कि, तो डेथ ऑफ द पार्टनर कैसे हो सकते हैं,
जब पार्टनर के डेथ होने पर जो पार्टनरशिप है वो डिजोल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है पुरानी पार्टनरशिप, फिर नए जो रिमेनिंग बचेंगे वो नहीं चलाएंगे। और साथ के साथ जो उसका हिस्सा है उसकी तो डेथ हो चुकी है, अब रिटायरमेंट होता तो खुद ले जाता, लेकिन डेथ हो चुकी तो क्या करेंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एग्जीक्यूटर बोलो या उसका बेटा बेटी जो भी है उसको दे देंगे सर उसका हिस्सा निकाल के। ठीक है, तो सर्वाइविंग पार्टनर जो है वो बिजनेस चलाते रहेंगे। जब डेथ हो जाती है, मान ली ए बी सी है, बी की डेथ होगी तो ए और सी बिजनेस चलाते रहेंगे। ठीक है, इसने बोला सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, किस चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर, कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, मतलब उसके खाते एंट्री वगैरह तो करोगे, बिल्कुल करेंगे। तो एंट्री वगैरह करोगे तो कैसे करते सर, इसने बोला कि जैसे रिटायरमेंट के टाइम आपने एंट्री की है सेम डिटो डेथ के टाइम भी एंट्री हो जाएगी। सिर्फ दो ही फ़र्क होता है सर रिटायरमेंट और डेथ में। क्या फ़र्क होता है कि रिटायरमेंट तो मोस्टली जैसे साल के एंड में एक आप 31 मार्च को एंड होता है ना फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, तो साल के एंड में रिटायरमेंट लेता है। लेकिन सर डेथ तो बोलते हैं ना, दिन तो मौत तो दिन देख के थोड़ी आती है कि आज 31 मार्च है तो आज मर जाए, एक पार्टनर को मार दें, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो डेथ कभी भी हो सकती है, बस यही दो चीज़ें जो है ये जो चीज़ है वो डिफरेंस करती है दोनों। तो डेथ बीच में भी हो सकती है, एग्जैक्ट डेट को भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग दो मेथड दिए गए हैं। तो पहला दिया गया अपने पास क्या, देखिए क्या कही है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर कैसे निकालेंगे। इसने बोला सर लास्ट बैलेंस शीट मान लिया कि देखिए 31 मार्च 2023, ठीक है, और ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा सर, 1 अप्रैल, अगला साल 2024 को स्टार्ट होगा, और सॉरी 23 को स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च 2024 को। अब ये 31 मार्च 2023 मान लो या 1 अप्रैल 2024 23 मान लो, तो बात तो एक ही सी है। इसने बोला कि सर यहाँ से फिर अगले साल स्टार्ट हुआ, चलेगा, यहाँ पर डेथ होगी, मतलब उसको 30 जून को उसकी डेथ होगी सर, तो ये जो हिस्सा है ये निकालना पड़ेगा। अगर मान लिया कि वो क्या करता, अगर रिटायरमेंट होती ना, रिटायरमेंट मिड में नहीं करते, रिटायरमेंट एंड में ही करते हैं मोस्टली, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फिर तो सिंपल कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच में ही निकालना पड़ जाए तो थोड़ी सी महाभारत हो जाती है। तो दो मेथड यूज़ है अपने पास, दो में से कोई भी एक यूज़ आप कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब उसका हिस्सा निकालना है प्रॉफिट में, एक तो टाइम के बेस पर है और दूसरा सेल या टर्नओवर के बेस पर है। सेल को टर्नओवर भी बोला जा सकता है। ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम में हम क्या मानेंगे, हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि जो प्रॉफिट है ना सर वो पूरे साल एक सा है। मान लें कि 1,20,000 कमाए, तो हम ये बोलेंगे सर हर साल हर महीने 10-10 हज़ार रुपये कमा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक महीने 20 कमा ली सर, एक महीने कुछ नहीं कमाया सर, जब वो जिंदा था तब तो कुछ नहीं कमाया, उसके बाद हमने कमाया है। समझ रहे ना सर, पनौती था वो चला गया तो अच्छी बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये मान के चलेंगे पूरे साल जितने भी महीने वो जिंदा रहा है, जितने महीने चला, तो एक का इक्वल प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो प्रॉफिट ये अजम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की, कि प्रॉफिट जो है पूरे साल इक्वली अर्न किया गया है। अब प्रॉफिट दो तरीके से ले सकते हैं सर टाइम के बेसिस पर। एक तो था लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो, सिंपल बात है, जैसे मान लें कि लास्ट ईयर 22-23 के अंदर जो प्रॉफिट था, फिर 23-24 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर डेथ हुई उसकी तो जून में, तो यहाँ तक का जून का प्रॉफिट निकाल लो बस लास्ट ईयर का। ठीक है, जितना पिछले साल था हम मान लेंगे उतना इस साल है भाई, उसका हिस्सा दे दो फिर बस, सिंपल सा तरीका था ये। दूसरा आता है सर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो आप। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो क्या है सर, जितने साल का प्रॉफिट है वो जोड़ लो, कितने साल वो रहा है। मान लिया कि 3 साल का दे रखा प्रॉफिट, ये माना है लेट, ये कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैंने वैसे मान लिया 3 साल का दे रखा है। पहले साल का मान लिया कि 9,800, फिर 10,000, फिर 9,000, टोटल किया सर 28,000 आ गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या है सर, एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 3 ही साल है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। फिर सर ये मान लें कि डेथ कब हुई, परी डेथ पीरियड का मतलब होता है लाइक 1 अप्रैल 31 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 से लेकर, और ये आगे खत्म होगा 31 मार्च 2024। अरे इसको एक वो मान लो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, 1/4/2023 मान लो चाहे, ठीक है। अब इसकी जो डेथ हुई यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने बाकी सर, तो यानी कि अप्रैल मई जून, तो 30 जून को ही इसकी डेथ हुई है, तो 3 महीने ये माना है, ये मैंने माना ही है क्वेश्चन में, क्या क्या ये माना ही है क्वेश्चन में, ठीक है। परी डेथ पीरियड 3 महीने का, तो क्या करेंगे, अब ये देखो इसमें टोटल एवरेज प्रॉफिट 9600, और डेथ पीरियड टाइम कितना होगा सर, ये 3 महीने का, टोटल पूरे साल का पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 9600 था, ठीक है। और सॉरी एवरेज कितना था, 9600 था। अब 9600 का 3 महीने का निकालो 2400। अब सर ये तो फर्म का प्रॉफिट है ना 2400, तो बिल्कुल सही बात है, उसका हिस्सा कितना है। अब ये भी मान लिया, माना सर डिजिट पार्टनर का हिस्सा 1/6 था, तो 2400 का 1/6 मतलब 400 रुपये, यानी कि प्रॉफिट में उसको कितने मिलेंगे, सिर्फ 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल या
टर्नओवर के बेस पर। सेल या टर्नओवर के बेस पर कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए दो मेथड है। पहला आता है सर कैपिटल अकाउंट ओपन करके या फिर सस्पेंस अकाउंट ओपन करके। बस सेल वाले में याद क्या रखना भाई, जैसे पिछले साल, अब इस साल पिछले साल की सेल 1,20,000 थी, अब 3 महीने में डेथ होगी सर, उसकी मतलब सेल 30,000 मानेंगे। 30,000 के अंदर फर्म का हिस्सा, फर्म के हिस्से के अंदर उसका हिस्सा निकाल देंगे पहले, ठीक है। तो वही कह में अगर कैपिटल अकाउंट ओपन करने हैं तो एंट्री क्या होगी, कंटिन्यू पार्टनर टू डिजीज पार्टनर, यही हमने पहले भी की थी, सिंपल सी बात है। अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो उल्टा हो जाएगा। लॉस वाले केस में बस इसका वर्स याद ही मत रखो, मैं तो ये कहता हूँ, बस आप इसका एक याद रख लो प्रॉफिट वाला, उसके बाद डिट्टो वहां छपा देंगे। और याद करने क्या था, ए और सी और नीचे बी था बस, ठीक है। सर अगर प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट जो बोलते हैं कि ओपन नहीं करना, तो मतलब यही नहीं पता कि न्यू रेशियो ना दे। अगर मान ले, देखो आपको पता है जो ये हिस्सा दिया है ना, इसको देखिए, ये गेनिंग रेशियो में जो ये कंटिन्यू पार्टनर जो हिस्सा लिया है वो गेनिंग रेशियो में। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था GNO, इसका मतलब क्या था सर, न्यू माइनस ओल्ड। अगर न्यू और ओल्ड सेम सेम दे रखी है, अगर न्यू जो अगला है ना सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करते हैं, व्हेन द ओल्ड एंड न्यू रेशियो और कंटिन्यू पार्टनर सेम, जब दोनों सेम दे रखे सब, तो गेनिंग रेशियो निकाल ही नहीं पाएंगे सर, तब फिर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, तब उसको सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ता है। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग अलग हो तो थ्रू कैपिटल अकाउंट एंट्री करेंगे, और जब सेम हो तो थ्रू सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो जहां पर कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते थे, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट बनाता है जी फिर अपने पास, व्हाट इज द डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, का डिजोल्यूशन क्या होता है, और पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन में क्या फर्क है। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म भी लिख सकता है, या फिर यहाँ पर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी लिख सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन क्या होता है वो पढ़ते हैं, फिर पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इनका डिफरेंस भी करेंगे। तो सबसे पहले डिजोल्यूशन ऑफ पार्ट, याद रखना पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन है। पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन क्या होता है, लाइक A B C 3 पार्टनर है और रेशियो है 3:1। अब या तो इनकी रेशियो में चेंज कर दें, यही आगे दिया गया, वैसे तो बता देता हूँ। इसने बोला कि द डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है, और इसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और कैसे कैसे पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन हो सकता है, याद रखना डिजोल्यूशन का मतलब होता है बंद करना। पार्टनरशिप में वर्ड यूज करना, पार्टनरशिप फर्म वर्ड यूज नहीं करना। फर्म बोल लो या पार्टनरशिप फर्म बोलो वो तो एक ही बात है, लेकिन सिर्फ पार्टनर बोलना अलग बात है। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होगा, जब सर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दिया जाए, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दिया जाए, या फिर सर उनके एडमिशन के टाइम, किसी बंदे का एडमिशन होगा तब पार्टनरशिप में चेंज होगा, पुराना खत्म हो जाएगा नया बनेगा, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, ठीक है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तब, या फिर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जितने साल के लिए पार्टनरशिप मान ली 5 साल के लिए करनी थी तो 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया, व्हेन द फिक्स पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप हैज बीन कंप्लीटेड, ऐसा हो सकता है। या फिर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा हो जाए। ये तो पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन है, सॉरी पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन था। अगर पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन हो तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही लिखा गया, क्योंकि बाकी तो डिफरेंस में करवा ही दूंगा। तो डिजोल्यूशन ऑफ फर्म बोल लो या फिर इसको डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलो, बात एक ही है। कब होता है, द डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर, ये याद रखना, सभी पार्टनर का डिजोल्यूशन हो जाए तो इसका मतलब फर्म का डिजोल्यूशन हो गया। जैसे ABC है, C चला गया कोई दिक्कत नहीं, C की डेथ होगी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आ जाए तो दिक्कत होनी ही नहीं थी। लेकिन हाँ ABC अगर तीनों ही डेथ हो जाए, तीनों ही चले जाए, तो फिर तो फर्म बंद होगी ना। डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, इसको ना पार्टनरशिप फर्म लिखोगे तो थोड़ा सा ऑथेंटिक रहता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही दे रखा है सर, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है सर, चेंज होता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है नया बनता है। और इसमें क्या होता है सर, नहीं बिल्कुल सारी पार्टनरशिप खत्म ही हो जाती है सारी की सारी, नया वगैरह कुछ नहीं बनता। फिर नेक्स्ट बनाता है जी इकोनॉमिक रिलेशन, द इकोनॉमिक रिलेशन अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज, पुराने पार्टनर क्या होगा पार्टनरशिप में चेंज हो जाएंगे और इसमें एंड खत्म हो जाएंगे फर्म में। याद रखना पहले पार्टनरशिप का डिफरेंस, पहले डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है इसमें पूरे में, और इसमें डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, सर बिजनेस चलेगा बंद होगा, सर जब पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन होता है तो चलता रहता है, जैसे B चला गया तो A और C चलाएंगे, लेकिन इसमें अगर ABC तीनों ही चले गए सर फिर तो बंद ही होगा। इसमें रिवेल्ड एसेट को रिवेल्ड किया जाता है पार्टनरशिप में, इसमें बेचा जाता है सर, एसेट को बेचा जाता है, लाइबिलिटी की पेमेंट की जाती है पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती है तो। क्लोजिंग द बुक अकाउंट, इसमें खाते बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे ABC है, B की डेथ होगी तो AB चलाते रहेंगे, बुक को बंद करने की जरूरत नहीं है, जबकि अगर तीनों मर जाए तो नीड है सर। वॉलंटरी होता है सर पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन, लेकिन इसमें कंपलसरी और वॉलंटरी दोनों हो सकता है।
फर्म का डिसोल्यूशन में। और पार्टनरशिप का बंद होना, पार्टनरशिप फर्म का बंद होना नहीं है सर। अगर ए बी सी है, बी की डेथ होगी तो बंद नहीं होगी सर। पार्टनरशिप पुरानी खत्म होगी लेकिन पार्टनरशिप फर्म चलती रह सकती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो इसका मतलब सबका पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिक खत्म होगी। यानी कि पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाइडर टर्म है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसका एक पार्ट टाइप लगा लो आप। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 अपना, मेथड या मोड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन से ऐसे मेथड है, मोड है जिसके थ्रू फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है, इनकी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। सेक्शन 40 to 45 आता है ये सेक्शन। 40 में क्या दे रखा है सर? 40 में एग्रीमेंट, पार्टनरशिप पार्टनर जो है आपस में एग्रीमेंट करेंगे, बंद हो जाएगी। या फिर कंपलसरी हो सकता है, यानी कि पहले तो आप बोल सकते हो सर वॉलंटरी, ऐसे याद रख लो इसको, वॉलंटरी, फिर कंपलसरी याद रख लो, फिर कोई हैपनिंग हो जाए, कोई इवेंट वगैरह घट जाए तब, या फिर नोटिस देकर, या फिर कोर्ट के द्वारा। इसको याद करने का देखो तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सर। सबसे लास्ट आता है कोर्ट। कोर्ट कब बंद करेगा सर पार्टनरशिप को? जब कोई पार्टनर नोटिस देगा। तो इससे पहले क्या आएगा? नोटिस। नोटिस कब देगा सर? जब कुछ न कुछ कंटीजेंसी या कोई इवेंट हैपनिंग होगा तभी तो कोई पार्टनर नोटिस देगा कोर्ट को। और हैपनिंग में क्या आ सकता है सर? या तो कंपलसरी इवेंट हो सकता है या फिर वॉलंटरी हो सकता है। बस ऐसे याद रख लेना इसको। तो पाँचों के पाँचों याद रख देंगे। सेक्शन यहाँ से याद रखना 40 से 44। कोर्ट क्या है सर? बराबर हिसाब करता है, 4/4 करता है ना, 4/4 ऐसे याद रखना है, 4/4 सेक्शन 44। एक याद होगा तो रिवर्स चलना है बस। नेक्स्ट वन दिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट के लिए, ये वॉलंटरी होता है। डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा? जब एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे दिवालिया हो जाए। तो फिर अकेला चना क्या करेगा ना। तो इसके कंडीशन में क्या है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है और दोनों ही अडल्ट होने चाहिए, 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए। ठीक है। कंपलसरी डिसोल्यूशन किस कंडीशन में? या तो एक पार्टनर को छोड़कर, या फिर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाए तब, या फिर इलीगल बिजनेस करते हुए मिल जाए, या फिर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति हो, या फिर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो 100 मेंबर बताए गए उससे ज़्यादा हो, या फिर रूल नंबर 2014 के अकॉर्डिंग 50 से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में। ठीक है। ये तो था वॉलंटरी और कंपलसरी। इसके बाद सर कुछ घटने की बात कर रहे थे आप कंटीजेंसी के लिए। हाँ जी, टाइम पीरियड पूरा हो जाए तब हो सकता है। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तब। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो बाकी इमोशनल, जैसे ए बी सी है, बी की डेथ होगी सर, बी थी लड़की और ए सी ने सोचा कि अब क्या करेंगे भाई, नारी जाति साथ में नहीं है, लक्ष्मी गई तो बंद कर दो। तो उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। पहले तीनों अच्छे चला रहे थे, बंद कर दिया। तो डेथ ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ से बाकी पार्टनर इमोशनल हो गए तो बोला बंद कर देते हैं अभी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर डेथ ऑफ द ऑल पार्टनर लिखो तो भी चल जाएगा। इसके अंदर क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर ट्रिप पे जा रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बोला चलो चलते हैं शिमले मनाली वाले टूर सोनिया। तो इस ट्रिप पे जा रहे थे और ट्रिप पे ऐसे गए कि वापस आए नहीं बेचारे। तो तब उस कंडीशन में भी ये आप बोल सकते हो कि इसका ऐसा इवेंट हो जाए तब भी बंद करनी पड़ सकती है। या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया, सारे दिवालिया हो जाए तब कंडीशन में। ठीक है। इसके बाद आता है सर कि नोटिस के थ्रू। अब नोटिस कौन देगा सर? नोटिस एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को वो नोटिस दे सकता है। अब मान लें कि एबीसी थी, एबीसी 3 पार्टनर थे, उन्होंने सलाह की ना बंद कर दें। तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? बंद करने के लिए जरूरी कि तीनों में, सबको पता है, उन तीनों को पता बंद करना, लेकिन बंद करने के लिए ना पब्लिकली नोटिस देगा। ए नोटिस देगा कि मेरी और बी और सी की कंसेंट से हम बिजनेस को बंद करें, हमारी इच्छा है, विल है हमारी। तो उस कंडीशन में नोटिस देके किया जा सकता है। और कोर्ट कैसे बंद करेगा सर? कोर्ट को सुपना तो आता नहीं, तो कोर्ट में कोई ना कोई पार्टनर ही जाएगा। पार्टनर क्यों जाएगा? जब उसको लगेगा यार कि अब तो बिजनेस करना ठीक नहीं है, अब तो घाटा ही होगा। थर्ड पार्टी, क्योंकि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि मैं जो तो बिजनेस करना नहीं, मेरे को जाने नहीं देते। कई बार होता ना फ्रेंड सर्कल में मिलकर बिजनेस कर तो लेते लेकिन छोड़ने नहीं देते। तो उस कंडीशन में वो कोर्ट में चला गया, सर बंद करवा दो। कोर्ट ने बोला भाई क्यों बंद करवा दे बता। तो बोला सर एक तो अनसाउंड माइंड है कि इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक ऐसा दोस्त है तो मेरा दोस्त, लेकिन इतना निकम्मा है कि कुछ भी कर देता है वो। तो अनसाउंड, अब उसका दिमाग हिल गया सर, इसलिए बंद कर दो। ठीक है। या सर वो परमानेंट हैंडीकैप्ट हो गया इसलिए कर दो। या सर मिस बिहेव कर रहा है सर मेरे साथ कोई मुझे कुछ नहीं बता रहे वो फर्म में चल के आ रहा है तब कर दो। ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तब कर दो। ठीक है। या सर ए बी सी थे हम, और जो बी ने बिना बताए अपने बुआ के लड़के को लड़की को शेयर बेच दिया सर, हमसे पूछा ही नहीं, बंद कर दो। या फिर लगातार लॉस में जा रहा है तब बंद करो। सर फ्यूचर में कोई चांसेस नहीं है चलने के, लेकिन ये इमोशनल हो गए, बाकी पार्टनर ये जाने नहीं देते ना मेरे को और ना खुद को, तो सर बंद कर दो। या फिर कोर्ट को लगे जस्ट एंड इक्विटी, यार बंद कर देना बस, बेचारा आया तो क्यों ना। ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्या आता है क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ के रिगार्डिंग आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट सेटलमेंट, यानी कि जब पार्टनरशिप बंद करोगे तो अकाउंट तो सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो अकाउंट सेटलमेंट कैसे करते हैं और पार्टनरशिप फर्म के डेब्ट और पर्सनल डेब्ट में डिफरेंस क्या आता है। तो ऑन द डिजोल्यूशन, क्या फर्म्स सीज टू कंडक्ट इस बिजनेस, फिर जो डिजोल्यूशन है, जब फर्म का बंद समापन होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन होता है तो सारे खाते बंद कर दिए जाते हैं और सेटलमेंट की जाती है जी। सेटलमेंट का मतलब किसको कितना पैसा देना लेना है, वो सेटलमेंट जो पार्टनरशिप डीड में लिख रखी थी इसके अकॉर्डिंग। सर अगर पार्टनरशिप डीड ना लिख रखी हो तो उस कंडीशन के अंदर सर तब जो है सेक्शन 48 लागू होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। सेक्शन 48 में क्या बोल रखा सर ऐसा कि ये लागू होगा। आइए इसके अंदर दो बातें बोली गई हैं। तो पहली बातें हैं सर अपना, पहली बात है द लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि द लॉस शैल बी पेड इन द फ्लोइंग। सर फर्म को लॉस हो रहा है, लगातार फर्म को लॉस हो रहा है, तो कैसे सेटलमेंट करेंगे लॉस की। सर लॉस की जो सेटलमेंट होगी, पहले तो जो पहले पुराना प्रॉफिट कमाया है तो वहाँ से दे दो सर उसमें से फिर भी लॉस ज़्यादा है तो उनके कैपिटल अकाउंट से निकाल लो पार्टनर के। सर फिर भी लॉस ज़्यादा है तो भाई एक काम करो, पार्टनर के घर से मंगवा लो पैसे। क्या मंगवा लो, उनके घर से मंगवा लो पैसे और पेमेंट कर दो। मतलब पेमेंट तो इसलिए तो बोलते हैं थर्ड पॉइंट को ही बोला जाता है क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बनाता है जी अमाउंट रिलाइज। ये पहला मेथड था लॉस हो तो, दूसरा तरीका क्या सर, अगर लॉस वॉस नहीं है तो सर एसेट को बेच दो, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दो। सर लाइबिलिटी की पेमेंट कभी किसी को कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, एक शेड्यूल, एक सिस्टम, एक तरीका है। ठीक है, सभ्य समाज में क्या तरीका है जी, पहला सबसे पहले तो जो एसेट को बेचने से जो डिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए उनको घटा दो सर, कर दी पेमेंट सर। फिर आउटसाइड डेब्ट की पेमेंट कर दो सर, कर दी सर। तीसरे नंबर पे सर अगर पार्टनर से लोन ले रखा है तो उसकी पेमेंट कर दो। देखो अगर पार्टनर की वाइफ से लोन ले रखा तो सेकंड में आएगा, लेकिन अगर पार्टनर से लोन ले रखा तो वो थर्ड में आएगा। फिर अगर पार्टनर की कैपिटल वगैरह पेमेंट कर दो भाई। ये सारा काम करने के बाद 3 के बाद अब पार्टनर का नंबर आता है। सर मैं ए बोलता सर मैं 1 लाख लेके आता, बी बोला सर मैं भी लेके आता, सी बोला मैं भी लेके आता। सर जिन जिन जो पैसे लेके आए थे उनकी पेमेंट कर दो सर। ठीक है, तो पार्टनर क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट कर देंगे। सर फिर भी बच गया तब जो है तब उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अब आता है फर्म के डेब्ट और पर्सनल डेब्ट में क्या डिफरेंस दिया गया सर। फर्म के डेब्ट वो होते हैं जो फर्म के कारण, यानी कि कोई व्यक्ति जो है फर्म से ट्रांजैक्शन कर रहा था, कोई क्रेडिटर वगैरह, वो तो डेब्ट ओव्ड बाय द फर्म, जो फर्म के कारण हुए हैं। और पर्सनल डेब्ट वो जो पार्टनर के पर्सनली खर्चे को, मान लो एक ABC पार्टनर थे, ए ने अपने घर के लिए लोन ले लिया सर बैंक से, तो हमें क्या लेना देना भाई, ले लिया तो ले लिया। लाइबिलिटी क्या है सर, इसमें सभी पार्टनर के होते फर्म के डेब्ट में, और पर्सनल डेब्ट में जिस पार्टनर ने लिया अपना पर्सनली घर जाके डील करे, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या था सर, यूज ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी, कि पार्टनर जो फर्म के डेब्ट की पेमेंट करनी तो सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी यूज करो, सिंपल बात है। फर्म के इस कंडीशन में क्या बताया गया है सर, यूज ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी कब यूज करनी, जब फर्म के डेब्ट की पेमेंट कर रहे हो, और पर्सनल प्रॉपर्टी कब यूज करनी, जब पर्सनल डेब्ट पे करनी होती है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कुछ याद करना है, कि सर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज फर्म के डेब्ट को पेमेंट करने के लिए, पार्टनर की प्रॉपर्टी का यूज पार्टनर की पर्सनल डेब्ट को पेमेंट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि फर्म की प्रॉपर्टी का यूज फर्म के डेब्ट को पेमेंट करने के लिए कर दिया, ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस बच गया। अब बैलेंस बच गया तो सर जो रिमेनिंग बैलेंस था ABC इनमें बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक का हिस्सा जो आया ना, फिर उस हिस्से की तो पर्सनल क्या कुछ भी करे, उस हिस्से का ये पर्सनल डेब्ट की पेमेंट कर सकता है बाद में। इसी तरीके से अगर मान लिया कि ये तो सिंपल हो गया ये तो यूज होता है जब सरप्लस बच जाए, क्या बच जाए, सरप्लस अमाउंट बच जाए फर्म का डिसोल्यूशन के टाइम। ठीक है, और ये होता है जब डेफिसिट हो जाए, सर फर्म में लॉस हो, जब बंद कर रहे हैं तब लॉस आया, ये बंद करें तब प्रॉफिट आया था। अब लॉस आया तो क्या करेंगे सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर लॉस आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला स्टार्ट हो जाता है सर। फर्म को लॉस हो गया सर, लॉस हो गया तो क्या करेंगे, पहले तो भाई फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के खर्चे पकड़ देंगे। सर फिर भी लॉस हो गया, घर से मंगवाना पड़ेगा पार्टनर के। अब घर से मंगवाना पड़े तो रुक जाओ एक बार देख लेते हैं। तो हम गए पार्टनर ए के घर, ABC के घर, सबसे पहले ए उठाया, ए को बोला ले भाई दे दे ये 1 लाख रुपए दे दे, पर्सनल तेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ए ने बोला सर रुको अभी कैसे दे सकता हूँ, हाँ मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन क्या करके सर मैंने पर्सनल लोन ले रखा है, मेरे घर का लोन ले रखा है। मतलब क्या किया, ए के पास
1 लाख रुपए थे कैश, ये फर्म वाले गए, पता चल गया के पास पैसे, बोला दे दे अनलिमिटेड लाइबिलिटी पैसे दे। तो इन्हें बोला रुको 1 मिनट, मैंने क्या किया, लोन ले रखा घर पे और बैंक वाले को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले पर्सनल लोन जो ले रखा है वो पर्सनल एसेट को बेचकर पर्सनल लोन पे करेगा पार्टनर। उसके बाद अगर कुछ बच जाता तब वो फर्म के डेब्ट की पेमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बनाता है जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लास्ट क्वेश्चन अपना आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। जब फर्म बंद होती है, फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो 4 तरह के खाते बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। याद रखना इनकी सीक्वेंस यही है, ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन के बाद कैपिटल बना दो फिर लोन बना दो फिर कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले रियलाइजेशन बनेगा, फिर पार्टनर लोन बनेगा, फिर कैपिटल बनेगा और फिर आपका बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या याद रखना, जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी ट्रीटमेंट दे रखी हो सारा का सारा ऐसे लिख दो। यहाँ से वेट ए मिनट, इंडिविजुअल लाइबिलिटी लिख दो सारी, इंडिविजुअल याद रखना, ग्रुप करके नहीं लिखना, इंडिविजुअल लिखनी है, और इंडिविजुअल एसेट लिख दो। यानी कि रियलाइजेशन के टाइम में क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट है वो डेबिट में लिख देंगे एज इट इज सारी बिल्कुल अमाउंट, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी वाली यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर एसेट को सेल करेंगे सर, एसेट को सेल करेंगे, जिस एसेट को बोला गया सेल किया उसका पैसा तो आ जाएगा यहाँ पर। वेट अ मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, एसेट को सेल किया उसका पैसा तो आएगा सर यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कैश एंड बैंक एसेट रियलाइज के पास। ठीक है, जो बोला गया, मान लिया सर इन्वेस्टमेंट और व्हीकल दो ही चीज दे रखी थी, बाकी नहीं दे रखी थी, वो रिमेनिंग नहीं दे रखा कुछ भी, तो सर ये मानेंगे उनका पैसा जीरो है, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, उनसे हमें कुछ भी नहीं मिला, ये याद रख लेगा। ठीक है सर, और लाइबिलिटी के केस में सर जो बोली गई उसी की पेमेंट, नहीं 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 नहीं, चाहे ना बोली गई हो सबकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि सर लाइबिलिटी की तो बिना कहीं ही पेमेंट करनी पड़ेगी सारी की सारी लाइबिलिटी की, लेकिन एसेट में जो कहा गया सिर्फ उसी का पैसा आएगा। ओके, गोट इट। तो इसके बाद रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ पर याद रखना रियलाइजेशन में जो एसेट आप लिख रहे हो इसमें कैश नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सर कैश का अकाउंट अलग बोलते हैं। लाइबिलिटी जो लिख रखे पार्टनर का लोन है, पार्टनर की वाइफ का लोन तो आ जाएगा, लेकिन पार्टनर का लोन नहीं आएगा, क्यों सर अलग से खाता बना रहे हैं। कैपिटल नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि सर अलग से, जो अलग से 3 अकाउंट बना रखे हैं वो रियलाइजेशन में नहीं लिखने आपको। ओके, नेक्स्ट बनाता है पार्टनर लोन अकाउंट। सेकंड क्या बनाएंगे, पार्टनर लोन। दो कंडीशन है सर, या तो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या ले रखा हुआ, दे रखा हुआ, दो ही काम है। अब लोन दे रखा है तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी सर, पेमेंट करनी पड़ेगी तो क्या होगा सर, पैसा जाएगा बिजनेस से पैसा जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या करें, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पार्टनर की लोन की पेमेंट करते हैं। ठीक है, जब पार्टनर से लोन लिया था तो एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, अब रिवर्स एंट्री मार दी, हो जाएगा, तो लोन की पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी, तो पार्टनर लोन अकाउंट में सेकंड नंबर पे बनता है। थर्ड नंबर पे बनता है सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते आए थे आप एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, वही सेम डिटो बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर, जो जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, और जिसे पार्टनर की कैपिटल घटती है वो डेबिट साइड आ जाएगा, बस वही सारा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं सर लास्ट में, अब ये कैपिटल अकाउंट बनाने से पता चलेगा कि पार्टनर को घर से पैसे लाने पड़ेंगे या फिर फर्म ने इतना कमा रखा है कि पार्टनर को लास्ट में भी कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे, खाली हाथ नहीं भेज रहे, है ना, यहाँ पर हाथ पीले कर देंगे पार्टनर के। तो जब पार्टनर को कुछ पेमेंट करेंगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा, टू कैश हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सर क्रेडिट साइड लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट क्या लिखेंगे, टू कैश। ये तो तब है जब फर्म के पास सरप्लस पैसा बचाओ, फर्म के पास प्रॉफिट बचाओ। और अगली एंट्री कब सर, जब फर्म के पास लॉस हो, लॉस हो सर मंगवा लेंगे तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट को, फिर नीचे पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक से भी मंगवा सकते हैं, सभी से भी मंगवा सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और लास्ट वन बनता है सर कैश या बैंक अकाउंट। क्या बनता है, कैश या बैंक अकाउंट। आपको इसके लिए कोई अलग से एंट्री नहीं करनी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन तीनों खातों में जहां भी आपने कैश या बैंक वर्ड यूज किया है वो एंट्री उठाइएगा और इसके डेबिट या क्रेडिट में डाल दीजिएगा, बस ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है, जैसे ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है ना, वैसे ही कैश या बैंक अकाउंट से भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है आपकी। सिंपल सी बात है, ये याद करना है। अगर सर कैश और बैंक दोनों दे रखे बैलेंस शीट में तब
तब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तब एक काम करेंगे, एक ही खाता खोलेंगे, तो कैश अकाउंट खोलो या बैंक अकाउंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि स्टूडेंट्स की चॉइस पे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा खाता खोलता है। अगर सर उसने कैश अकाउंट खोला तो बैंक को बंद करना पड़ेगा। तो बैंक को बंद क्या करेंगे, बैंक को अगर बंद करेंगे, कैश अकाउंट ओपन करेंगे तो टू बैंक कर देंगे, क्योंकि एसेट होता है ना बैंक का बैलेंस, तो एसेट होता है। क्योंकि कैश और बैंक का बैलेंस अगर कुछ ना दे रखा हो, देखो कैश और बैंक इन दोनों का बैलेंस होता है डेबिट नॉर्मली, लेकिन सर बैंक का बैलेंस है ना सर क्रेडिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्रेडिट। कब, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में, ओवरड्राफ्ट के केस में। लेकिन कैश का बैलेंस तो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन ये तो दे ही नहीं रखा ओवरड्राफ्ट वगैरह, एक बार तो इसको छोड़ो। तो सर बैंक को बंद करना है, तो बैंक को डेबिट था तो बैंक को क्या कर दें, क्रेडिट, और कैश को डेबिट कर दें। सर अगर कैश बैंक अकाउंट ओपन करना हो तो कैश को जमा करवाओ बैंक में भाग के, तो कैश को जमा करवाएंगे तो कैश चला जाएगा, तो टू कैश ऊपर बैंक आ जाएगा। दो में से कोई एक खाता खोला जा सकता है, जैसे आपकी मर्जी हो। और फिर रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसी से एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट ओपन किया तो सब जगह कैश लिखेंगे, बैंक अकाउंट ओपन किया तो सब जगह बैंक लिखेंगे। क्या क्या आइटम लिखेंगे सर इसकी डेबिट क्रेडिट में, डेबिट में क्या लिखेंगे, जिससे पैसा बढ़ता है सारा कैश का बैलेंस, लाइक आपने डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का लिख देंगे। और एसेट से पैसा मिला कैश की डेबिट में, पार्टनर से पैसा मिला कैश की डेबिट में। और क्रेडिट में क्या सर, जो खर्चा होगा, खर्चा जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है क्रेडिट में आ जाएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट में आएगी, सब कुछ क्रेडिट में। क्योंकि कैश अकाउंट कैसा होता है बताओ, शाबाश जल्दी सी। कैश अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और नोट में ये लिखा गया सर बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है ओवरड्राफ्ट। फिर आता है रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस, और आज का यही अपना लास्ट टॉपिक बचता है। तो रियलाइजेशन में क्या 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 कुछ दिया गया है देखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट पहली बार सर कब बनाएंगे, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद होती है तब बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन कब बनाते हैं सर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्पज क्या होता है बनाने का पर्पज ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, की जब भी नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना, ये रिवैल्यूएशन में आता है, ठीक है। रिवैल्यूड करना एसेट एंड वैल्यू को, जब कोई नया पार्टनर आएगा, रिटायरमेंट, डेथ होगी। और ये रियलाइज करना सर, एसेट को बेचकर लायबिलिटी की पेमेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बनाता है सर खर्चे। सर रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं लेकिन रिवैल्यूएशन के खर्चे नहीं होते, क्योंकि रियलाइजेशन में तो जब बंद करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कंडीशन में, तो एसेट को बेचेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, एसेट को बेचेंगे तो कुछ खर्चा होगा, तो इसमें तो डिसोल्यूशन के खर्चे होते हैं तो डेबिट कर देंगे, इसमें रिवैल्यूएशन के टाइम में कोई खर्चा नहीं होता। अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जो अमाउंट होती है वो बुक वैल्यू पर दिखाई जाती है। किस पर दिखाई जाती है, बुक वैल्यू पर। जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपकी करंट वैल्यू पर दिखाई जाती है। यानी कि आप ये मान लो कि जैसे एक एसेट है 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की एसेट है तो इसमें तो बुक वैल्यू लिखेंगे 1 लाख रुपए रियलाइजेशन में, तो एसेट में। जबकि इसमें लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज। सर 1 लाख की थी, जब नया पार्टनर आया तो 1,10 की हुई है या 90,000 की हुई, तो उसमें चेंज, सिर्फ चेंज को लिखना, इंक्रीज डिक्रीज को दिखना, वो रिवैल्यूएशन में आता है। और उसकी एक्चुअल अमाउंट को लिखना, मान लीजिए देखो 1 लाख से आपकी 90,000 हो गई, तो ये 90,000 अगर लिखोगे तो रियलाइजेशन में लिखते हैं, और इस 10,000 गैप को लिखोगे तो रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। और लास्ट वन क्या दिया गया है, लास्ट वन दिया गया इफेक्ट। क्या दिया गया है, इफेक्ट। इफेक्ट में क्या दे रखा है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, तो बिजनेस को क्या कर देंगे सर, बंद कर देंगे रियलाइजेशन के टाइम, लेकिन इसमें बिजनेस चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये था आज का अपना कंप्लीट टॉपिक, और इसी के साथ पार्टनरशिप का द एंड कर दिया हमने। तो होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।